नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब तक हमने व्याकरण के कई वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्णमाला, अलंकार, संधि, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या है? समास दो शब्दों का मेल। समास का मतलब होता है बच्चों संक्षिप्त, छोटा होना। किसी भी चीज़ को छोटा करके उसको सार्थक बनाना, वो समास कहलाता है। संक्षिप्त रूप में सम प्लस आस। सम का मतलब है पास, आस का मतलब है बिठाना, पास बिठाना। दो शब्दों को विभक्ति विहीन करके पास बिठाना यानी एक सार्थक शब्द बनाना समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्त। समास सम धन आस, शब्दों को पास पास बिठाना जिससे कम शब्द प्रयोग करके अधिक अर्थ प्राप्त किया जा सके। क्या है मेरे बच्चों? कम शब्दों का प्रयोग करके उसका अर्थ और विस्तार में या अधिक मिले, ऐसे जो शब्द होते हैं वो समास कहलाते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा है विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को। सार्थक का मतलब क्या है मेरे बच्चों? सार्थक का मतलब है स का मतलब साथ लिए हुए, अर्थ का मतलब है मतलब या अर्थ। अर्थ को साथ लिए हुए यानी ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो दो या दो शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं और वो विभक्ति विहीन होता है। विभक्ति विहीन क्या है बच्चों? विभक्ति विहीन है कारक चिन्हों का जहाँ पर प्रयोग नहीं होता। कारक चिन्ह आप जानते होंगे। कारक के जो भेद हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के अर्थ में, इस तरह के जो वर्ड हैं यानी का, के लिए, से, द्वारा, यहाँ जिन शब्दों का, ऐसे शब्दों का जहाँ पर लोप हो जाता है वह विभक्ति विहीन कहलाते हैं। कारक चिन्ह जो है वो विभक्ति कहलाता है और जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वह समास होता है। साधारण सी परिभाषा देखिए बच्चों, विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, योग का मतलब होता है जोड़, मिलाकर, मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को या क्रिया को समास कहते हैं। सीधा सा है बच्चों कि दो सार्थक शब्द, जब इनको हम पृथक करते हैं तो दोनों शब्दों का भी अर्थ निकलना चाहिए। दो शब्दों से बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संक्षेप में, छोटे छोटे में इन्हें हम कैसे जानेंगे? बच्चों, बोर्ड पे लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, मेरा एक उद्देश्य है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके कारण आपके साथ साथ नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संक्षेप में क्या कहेंगे? समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त का मतलब संग्रहित होना, एक साथ होना, कई शब्दों को एक साथ बना कर, तो वो समस्त कहलाता है। तो समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं, यानी जो समास शब्द होते हैं वो समस्त पद भी कहलाते हैं। समास के लिए कम से कम दो शब्दों का होना आवश्यक है, यानी जो समास है वह बिना दो शब्दों के नहीं बन सकता। जैसे कि हमने शब्दों का वर्गीकरण में पढ़ा था बच्चों, रूढ़ शब्द। रूढ़ वर्ण विच्छेद तो होता है, अक्षर विच्छेद होता है, लेकिन शब्द विच्छेद नहीं किया जा सकता, दो शब्दों में उसका खंडन नहीं हो सकता। तो जहाँ पर दो शब्दों का ऐसा मेल, क्या कह रहा है? समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए, दो शब्द होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी समास दो शब्दों का मेल है और पहला जो शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरा जो शब्द होता है वह उत्तर पद कहलाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, समास की प्रक्रिया के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, समास की जो प्रक्रिया है, यानी जब हम समस्त पद को बनाते हैं, समास को बनाते हैं, तो वहाँ विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं। लोप का मतलब गायब कर देना, हटा देना।
जहाँ का के द्वारा, के लिए, में या पर ऐसे चिन्हों का, ऐसे शब्दों का जहाँ पर लोप हो जाता है वह समास कहलाते हैं। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है, यानी शब्द समास का भी है और उसमें संधि भी दिखाना है, जहाँ संधि संभव होती है उसको नियम के अनुसार हम संधि भी कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें रसोई के लिए घर, रसोई घर जहाँ हम खाना बनाते हैं, जहाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जहाँ खाना बनाया जाता है, वो रसोई घर होता है। तो अगर कहीं पे ज़रूरत है कि सिर्फ रसोई, बहुत लोग रसोई ही बोलते हैं, रसोई का अगर ये लगता है कि नहीं यहाँ पर संधि करना आवश्यक है, तो रसोई के लिए घर ना करके रसोई घर हम बोल सकते हैं एक साथ। तो रसोई घर का मतलब जहाँ हम भोजन बनाते हैं। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीत है वस्त्र जिसका, जिसका पीला वस्त्र है, पीतांबर, पीले वस्त्र को धारण किए हुए, भगवान विष्णु के लिए ये बात कही गई है। तो जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर संधि की प्रक्रिया भी हमारे समास में है, लेकिन बिना नियम के नहीं। जहाँ नियम के अनुसार होगा वह समास या संधि, समास या समस्त पद कहलाएगा। आइए, समास के मेरे बच्चों 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 भेद हैं मेरे बच्चों। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन 6 को आइए हम एक बार इनकी परिभाषा भी लिखते हैं और आगे समझते भी हैं। तो तत्पुरुष के 6 भेद हैं मेरे बच्चों। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। ये 6 भेद हैं। पहला है मेरे बच्चों अव्ययी भाव समास। जैसा कि अव्ययी भाव शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जैसे हमने शब्दों की रचना पढ़ी थी, तो उसमें किसी भी शब्द में उपसर्ग लग के जब उसके अर्थ को बदल देता है तो वो उपसर्ग, जो शब्द किसी भी शब्द के पहले लगता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो जो उपसर्ग की भांति यानी अव्यय शब्द किसी शब्द के साथ लग के जब रूप परिवर्तन कर देता है, या जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस शब्द में प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा, प्रति, आ, इस तरह के, जैसे आजन, जन्म से लेकर आ लगा हुआ है, जन्म एक शब्द है और शब्दांश है उपसर्ग की तरह आ, तो आजन्म ऐसा जो शब्द है। आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत कोई भी शब्द हो, जीवन पर्यंत तक जो चलता है आजीवन, इसमें जो ये लगा है ये अव्यय है बच्चों, और ये एक शब्द है, यानी 2 शब्दों का मेल है। हमने अभी तक पढ़ा कि 2 शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। तो आ अव्यय पद है, जीवन एक शब्द है, और जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं वह अव्ययी भाव समास का रूप होता है। यथाशक्ति, यथा का मतलब जैसा शक्ति, यानी जैसे शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति हो उसके अनुसार। प्रत्येक और प्रति, प्रति आपका हो गया यहाँ पे अव्यय और एक एक शब्द है, तो प्रत्येक, आयु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत तक, आयु पर्यंत आदि, ऐसे शब्द जहाँ पर, यानी जहाँ पर प्रथम पद अव्यय हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा है मेरे बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें भी 2 पद हैं। जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है,
ऐसे शब्द जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेष्य होता है। ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वह तत्पुरुष समास का रूप होते हैं बच्चों। इसके 6 भेद हैं। इसके जो उपभेद हैं यानी तत्पुरुष समास के उपभेद 6 हैं। ये क्यों हैं कि कारक चिन्हों के माध्यम से, जो कारक चिन्ह है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा अधिकरण में पद, यानी ऐसे जो शब्द हैं उनके लिए कारक चिन्हों का रूप यानी कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 उपभेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का क्या मतलब है बच्चों? जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है बच्चों? को। जहाँ पर को का लोप हो जाए, ऐसे शब्द जहाँ पर को का हम लोप कर दें या को लुप्त कर दें, वह कर्म तत्पुरुष में आता है। जैसे देखिए मेरे बच्चों, जैसे है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ एक शब्द है। सर्वज्ञ यह एक शब्द है। सबको जानने वाला, सबको जानने वाला, सबको जानने वाला, सबको जानने वाला। मेरे बच्चों यहाँ पे को का लोप हो गया है। जहाँ पर को का लोप हो जाए वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है बच्चों करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष ये क्या है? करण का कारक चिन्ह जैसा कि हमने आपको अभी बताया, से या द्वारा, जिसके माध्यम से कार्य किया जाए। करण कार्य करने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वह करण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे आचार कुशल, संस्कार, आचार से कुशल यानी संस्कार से परिपूर्ण। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्राप्त। जहाँ पर, अब यहाँ पर से और द्वारा दोनों ही कारक चिन्ह हैं, यानी विभक्ति जो है से और द्वारा दोनों ही है। तो ईश्वर प्रदत्त एक शब्द है मेरे बच्चों, ईश्वर प्रदत्त, इसका मतलब है ईश्वर के द्वारा प्राप्त। ईश्वर के द्वारा प्राप्त या मिला हुआ। तो यहाँ पर हमने किसका लोप किया? के द्वारा का। जहाँ पर के द्वारा हो गया, जैसे आचार कुशल, आचार से कुशल, संस्कारों से भरा हुआ, तो यहाँ पर से का लोप हो गया। आचार कुशल में से का लोप हो गया। जहाँ पर से यानी जिसके द्वारा कार्य किया गया उसका लोप होता है वह करण तत्पुरुष में आता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का कारक चिन्ह है मेरे बच्चों के लिए। यहाँ पर किसी के लिए कार्य होता है, किसी के लिए कार्य होता है, वह संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, हम बैठ गए एकदम आराम से, आराम के लिए कुर्सी। तो जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं यानी के लिए का लोप हुआ है, आराम के लिए कुर्सी, वह किस तत्पुरुष में आएगा? संप्रदान तत्पुरुष में। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए का लोप हो गया। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, जहाँ पर के लिए का लोप हो गया वह आपका है मेरे बच्चों संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा ये शब्द है आपका, और गुरु दक्षिणा में इसका अर्थ है गुरु के लिए दक्षिणा, यानी गुरु को जो हम दान देते हैं वह गुरु दक्षिणा कहलाती है। जहाँ पर के लिए का लोप हो गया, गुरु के लिए जहाँ पर के लिए का लोप हो गया वह संप्रदान तत्पुरुष का भाग होता है, यानी संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, वह आएगा तत्पुरुष में। अगर इस तरह के कोई प्रश्न आते हैं मेरे बच्चों, उसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तब तो आप उसे तत्पुरुष समास में करेंगे। और जहाँ पर इस तरह के ऑप्शन हैं
वहाँ पर आप जिस विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है मेरे बच्चों, उस विभक्ति का नाम लिखेंगे। यानी चाहे कर्म हो सकता है, करण हो सकता है, संप्रदान हो सकता है, अधिकरण होता है, संबंध हो सकता है, कुछ भी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब है मेरे बच्चों पृथक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पृथक यानी अलग होने के अर्थ में। अपादान तत्पुरुष का प्रयोग हमेशा अलग होने के अर्थ में होता है। ऋण मुक्त एक शब्द है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसका भी कारक चिन्ह से है। अभी हमने पढ़ा करण में भी से है कारक चिन्ह और अपादान का भी से है, लेकिन जहाँ पर जिसके द्वारा काम किया जाता है वह करण तत्पुरुष का रूप है, और जहाँ पर अलग होने के अर्थ में है, पृथक होने के अर्थ में है, वहाँ पर अपादान का रूप होता है। तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त एक शब्द है। अब इसको जब हम पृथक करेंगे यानी समास विग्रह करेंगे, मैं आपको समास विग्रह की भी परिभाषा बताऊंगी आगे। अभी तक हम समस्त पद पढ़ रहे हैं, अब समास विग्रह जब बताऊंगी तो इसको जब समास विग्रह करेंगे तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त मेरे बच्चों, जहाँ पर से का लोप हो गया यानी अलग होने के अर्थ में से का लोप हो गया, वहाँ पर देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाल दिया गया, देश निकाला, जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं वह किस में आएगा मेरे बच्चों? अपादान तत्पुरुष में। नेक्स्ट है बच्चों संबंध तत्पुरुष। संबंध का अर्थ बच्चों सीधा सा समझ में आ रहा है कि किसी से जुड़ा हुआ संबंध, जिससे रिलेशनशिप हो, जिससे हम जुड़े हुए हों। का के की बड़ा आसान है, जहाँ पर का के की का लोप हो गया वहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। आज्ञानुसार एक शब्द है, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार यानी जैसा कहा वैसा ही करना है। जैसा कहा, या तो गुरु ने आज्ञा दी या माता पिता ने आज्ञा दी, किसी ने भी दिया, तो जैसा जिसने कहा उसी के अनुसार काम करना है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है मेरे बच्चों। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ हो रही है। और आपका है आज्ञानुसार। आज्ञानुसार एक शब्द है जिसका मतलब है आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। यहाँ पर मेरे बच्चों लोप हुआ है के का, यानी संबंध के जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है संबंध की, उसका लोप हुआ है, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट और लास्ट है मेरे बच्चों अधिकरण। अधिकरण का अर्थ मेरे बच्चों आपको पता होगा, कारक आपने पढ़ा होगा। अधिकरण का मतलब, अगर आपको कारक चिन्हों के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों, तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कारक के बारे में भी पढ़ाया है। तो कारक चिन्ह में अधिकरण का मतलब है में या पर, यानी आधार पर, जिसके आधार पर जो आधारशिला होती है वह अधिकरण होता है। में या पर इस तरह की विभक्ति चिन्ह है। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार एक शब्द है। घुड़सवार का अर्थ होगा मेरे बच्चों घोड़े पर सवार, यानी उसकी आधारशिला क्या है? घोड़ा। जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह घोड़े पर है, तो उसकी आधार क्या हो गया उसका? घोड़ा। तो घोड़े पर सवार। घुड़सवार में मेरे बच्चों पर का लोप हो गया है। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ जहाँ पर का लोप हो गया है वह घुड़सवार है। आनंद मग्न, में और पर, यानी इसमें आपने देखा होगा अंदर और बाहर दोनों के लिए, यानी आधारशिला जो अंदर होती है। पर का मतलब हो गया ऊपर, इसे ये ऊपर कोई कार्य हो रहा है। में यानी अंदर के लिए है। तो जहाँ पर आनंद मग्न, आनंद मग्न एक शब्द है। आनंद मग्न का मतलब आनंद में मग्न, बड़ा विह्वल, बहुत खुश, बहुत प्रसन्नचित। तो आनंद में मग्न यहाँ मतलब वो प्रसन्नतापूर्ण है। तो जहाँ पर में का लोप हुआ है वहाँ पर मेरे बच्चों कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष। तो मेरे बच्चों तत्पुरुष समास को 6 रूपों में बांटा गया, यानी इसके 6 उपभेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष।
अगला बच्चों क्या है, कर्मधारय समास। आइए कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय का पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य पढ़ा होगा मेरे बच्चों आपने। जहाँ पर किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। इसे भी आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है, और जहाँ जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। तो इसका क्या है बच्चों, जिस समास पद का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास होता है। इसको भी 3 रूपों में बांटा गया है बच्चों। कहीं कहीं क्या होता है कि पहले पद में ही विशेषण का प्रयोग होता है। कुछ शब्द होते हैं जिसमें दूसरे पद में हम विशेष्य लगा देते हैं या विशेषण लगा देते हैं। कुछ पद होते हैं उभय पद, यानी दोनों ही विशेषण हो जाते हैं। यानी इसको 3 रूपों में बांटा गया है मेरे बच्चों। पहला क्या है, विशेषण पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहले, जो पहला ही है वही विशेषण। विशेषण पूर्व पद, इसको 3 रूपों में जब बांटा गया तो विशेषण पूर्व पद। विशेषण पूर्व पद क्या है, पीतांबर। पीत जो पीला है, पीला अंबर, पीतांबर जो है पीला है विशेषण, तो पहला पद ही विशेषण हो गया। तो जहाँ पर पहला पद विशेषण हो गया वह विशेषण पूर्व पद में आता है। यानी कर्मधारय को 3 रूपों में बांटा गया है। वह 3 कौन से हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद और विशेषण उभय पद। उभय का मतलब दोनों पद विशेषण होंगे। तो पहला जो विशेषण पूर्व पद है वह क्या है, पीतांबर। पीतांबर यानी पीला, पीला अंबर है जो पीतांबर हो गया। और प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, यानी बहुत हृदयार्थ है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, मतलब दिल के पास है, ऐसा जो है वह। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, वह किस में आता है मेरे बच्चों, यह आता है आपका कर्मधारय समास में। एक और है, यानी जिसमें बुराई के लिए भी कहा गया है, कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, कुपुत्र। ये सभी विशेषण पूर्व पद के अंतर्गत आते हैं मेरे बच्चों। जैसे जहाँ पर विशेषण पद पहले आ गया वह विशेषण पूर्व पद में आता है। जैसे पीतांबर, प्रिय सखा, कुपुत्र, कुपात्र, कुदृष्टि, इस तरह की जहाँ पर शब्द होते हैं या समस्त पद होते हैं वह विशेषण पूर्व पद के अंतर्गत आता है। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब विशेष्य पूर्व पद, यानी जहाँ विशेष्य पहले आ गया, अब तक ये था विशेषण पहले था, अब जहाँ विशेष्य पहले आ गया वह विशेष्य पूर्व पद हो गया। उसमें है पुरुषोत्तम, मुनिवर, नृप श्रेष्ठ। नृप का मतलब है राजा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विशेषण पद है। तो जहाँ पर राजा को पहले नृप श्रेष्ठ, राजा पहले आ गया, वह विशेष्य पूर्व पद हो गया। तो जो श्रेष्ठ है जो राजा, पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष, मुनिवर, मुनिवर जो उत्तम ऋषिवर हैं। तो ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वह विशेष्य पूर्व पद में आते हैं, यानी कर्मधारय का ही रूप है ये सब। नेक्स्ट है आपका विशेषण उभय पद। विशेषण उभय पद का मतलब कि दोनों पद जहाँ पर विशेषण, यहाँ विशेष्य नहीं आएगा, विशेषण ही आएगा। दोनों पद जहाँ पर विशेष्य हों, जैसे नील पीत, नील पीत, नील का मतलब नीला, पीत का मतलब पीला, नीला पीला, दोनों ही विशेषण पद हैं। तो विशेषण उभय पद के अंतर्गत ये आएंगे शीतोष्ण। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, शीतोष्ण। श्याम सुंदर, श्याम का मतलब सांवला, सुंदर, सांवला और सुंदर एक साथ। जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं मेरे बच्चों, ये सारे कर्मधारय समास के रूप हैं। और इसमें 3 उपभेद हैं। कौन सा है, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद और विशेषण उभय पद। नेक्स्ट आपका है बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास का जहाँ पर, यानी समास के जिस रूप में पहला पद संख्यावाचक होता है, जिसको हम गिन सकते हैं और वो समुदाय में होता है,
संख्यावाचक का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, समुदाय में होता है। समुदाय का मतलब जो संग्रहित है कई गिनतियों को एक साथ। तो जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय का बोध हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचवटी, 5 वनों का समाहार, पंचवटी। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समाहार। जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है और वह समुदाय में होता है, इस तरह के जो शब्द आते हैं मेरे बच्चों, वह द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है आपस में टकराना, लड़ना। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व आपस में टकराना। द्वंद्व समास के अंतर्गत मेरे बच्चों आता है जिस पद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करते समय, यानी जब उनको हम अलग करते हैं तो अलग करते समय मेरे बच्चों उसमें तथा, एवं, और का प्रयोग करते हैं। जब उन्हें हम ऐसे समस्त पद में लिखते हैं तो उनके बीच योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह क्या है मेरे बच्चों? जहाँ पर इस तरह का, 2 शब्दों के बीच में इस तरह का जो चिन्ह लगाते हैं वह योजक चिन्ह है। तो जहाँ पर जिस शब्दों में उनका विग्रह करते समय हम तथा, एवं, और का प्रयोग करते हैं वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई बहन, भाई बहन हम लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और जब उन्हें पृथक करते हैं तो भाई और बहन हो गया। माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। धनी निर्धन, दुख सुख, जन्म मरण, इस तरह के जो शब्द आते हैं, यानी जहाँ पर जिन शब्दों का पृथक करते समय हम तथा, एवं और का प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्द जहाँ पर होते हैं, इस तरह के समस्त पद जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर मेरे बच्चों द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों आपका बहुव्रीहि समास। तो आइए बहुव्रीहि समास देखते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या है मेरे बच्चों? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी 2 पदों का मेल है इसमें भी, लेकिन जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद बराबर का होते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि इनका जो समस्त पद होता है वह किसी विशेष संज्ञा या विशेषण को दर्शाता है, या संज्ञा के विशेषण को दर्शाता है। वह, जैसा कि हमने शब्दों का वर्गीकरण जब पढ़ा था, मैंने आपको रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ तो अपने आप में एक विशेष शब्द है, यौगिक शब्द जो है वो आपका 2 शब्दों का मेल है, और योग रूढ़ शब्द है जो वो 2 शब्दों का मेल है जो कि एक विशेष अर्थ को दर्शाता है। उसी प्रकार मेरे बच्चों बहुव्रीहि समास में 2 पद, यानी 2 पद इसमें होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं, चाहे दोनों पद प्रधान नहीं हैं या दोनों एक जैसे हैं, जो भी कह लीजिए, दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है या जिसको दर्शाता है, जो संज्ञा या विशेषण निकलता है इसका, वह अपने आप में विशेष होता है। 2 पदों से भिन्न भिन्न किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय एक शब्द है, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय कहलाता है। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, यानी जिसके 10 मुख हैं। हम किसको जानते हैं? रावण को जानते हैं कि रावण के 10 मुख हैं, हमारे और आपके नहीं है मेरे बच्चों, रावण के। दशानन, 10 मुख हैं जिसके। दशानन एक समस्त पद हमने ले लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये रावण के लिए प्रयोग हुआ है। तो दशानन यानी एक विशेषण बता रहा है, किसी संज्ञा के लिए विशेषण का प्रयोग है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज 4 हैं जिसकी भुजाएं। त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके, लोचन का मतलब नेत्र है, 3 त्रि है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, चतुर और त्रि 10, आप कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं द्विगु समास का उदाहरण न दे दें आप इसको।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, द्विगु समास में पहला शब्द जो होता है वह संख्यावाचक होता है, जो एक समूह को दर्शाता है। अब यहाँ पर दश, चतुर और त्रि तीनों ही एक समूह को दर्शा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों ये जो है यह दशानन रावण के लिए प्रयुक्त हो गया। चतुर्भुज भगवान विष्णु की 4 भुजाएं जिसकी हैं भगवान विष्णु के लिए हो गया। त्रिलोचन 3 हैं नेत्र जिसके भगवान शंकर, यानी जहाँ पर शब्द किसी विशेष अर्थ की ओर चला गया वह आपका बहुव्रीहि समास होगा। और जो शब्द आपके 4 संख्याओं का जो समाहार बताता हो, जैसे पंचवटी है, यानी वो किसी विशेष के लिए नहीं जाता है। संख्यावाचक शब्द तो है, संख्या समुदाय में भी है, लेकिन वह किसी विशेष या विशेष के लिए नहीं जाता है, वहाँ पर द्विगु समास होगा। और यहाँ पर जहाँ पर किसी विशेष के लिए पहुँच गया वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। मेरे बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाए वह बहुव्रीहि समास का रूप है, और जो संख्यावाचक शब्द यानी सामान्य अर्थ को दर्शाए वह आपका द्विगु समास है। तो मेरे बच्चों अब आइए समास विग्रह। अब तक हमने क्या पढ़ा, समस्त पद यानी सबको एक साथ मिलाना, समास 2 या 2 शब्दों को एक साथ जोड़ देना वह समास कहलाता है। नेक्स्ट है अब समास विग्रह क्या है। विग्रह का मतलब होता है मेरे बच्चों अलग करना, पृथक कर देना, अलग कर देना। समास जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक कर देते हैं यानी अलग अलग कर देते हैं वह समास विग्रह कहलाता है। जब समस्त पदों को यानी जो समास पद है हमारे उनको हम अलग अलग कर देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल एक शब्द है। अब इसमें कौन सा तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास का रूप है मेरे बच्चों, और इसमें कौन सा तत्पुरुष लगा है, कौन सा तत्पुरुष लगा है, संबंध है, गंगा का जल। विभक्ति चिन्ह क्या है मेरे बच्चों, का, गंगा का जल। जब इसको हमने विग्रह किया तो गंगा का जल यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। समस्त पद को अलग करके विग्रह करके लिखा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, जब इसको विग्रह किया हमने तो नीला है कंठ जिसका, ऐसे लिखा है। तो जहाँ समस्त पदों को हम अलग कर देते हैं वह मेरे बच्चों समास विग्रह कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।